सो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है जी। यानी इसको सिंपली अगर हम सिंबल देते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे डेल्टा EGH, डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चे। अब जब तुम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हो तो सबसे पहली बात आएगी कि हाउ शुड यू डिफाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डिफाइन कैसे करोगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को? देखो बेटे, जब कभी भी बॉन्ड बनते हैं, जब कभी भी यू कैन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होती किसी भी तरह की, कोई अट्रैक्शन बनती तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड। ठीक है, जब भी कोई अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी हमेशा क्या होती है? रिलीज होती है। क्यों? जब भी कभी अट्रैक्शन होगी तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को पकड़ेगा, जिससे दूसरे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। क्यों कम होगी? अरे भैया, एक पार्टिकल ने दूसरे पार्टिकल को पकड़ लिया तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई, वेलोसिटी कम हो गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई, और जो काइनेटिक एनर्जी कम हो के गई कहां? वो रिलीज हो गई। तो अट्रैक्शन में क्यों एनर्जी रिलीज होती है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करती है, और जो डिक्रीज एनर्जी हुई वो एनर्जी बाहर निकली एज रिलीज्ड एनर्जी। तो जब कभी भी कोई अट्रैक्शन बनती है तो एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड बेटा। तो जब हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड in adding an electron, in adding an electron in the valence shell, in the valence shell of an isolated gaseous atom, gaseous atom in its ground state, in its ground state. क्या कहा? It is energy released in adding an electron in the valence shell of isolated gaseous atom in its ground state. ठीक, कि ग्राउंड स्टेट में जो एनर्जी रिलीज, ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, that energy released in adding an electron the valence shell of isolated gaseous atom in its ground state, इसको बेटे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गॉट इट और नॉट? बच्चे समझ में आ गई बात? यस सर। यानी कि अगर मान लो मेरे पास फ्लोरीन है और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया है और क्या बनाया है? F नेगेटिव बनाया है, तो इसमें जो एनर्जी यूज हुई या एनर्जी जो रिलीज हुई उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहा करते हैं। ये गैसियस एटम है और वो भी आइसोलेटेड है, तो जब कभी किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। देखो बेटा, पुराने समय में इसी चीज को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोला जाता था। पुराने समय में इसी चीज को इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहा जाता था। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब लव फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर अफिनिटी का मतलब हो गया लव, तो हम ऐसा कह सकते हैं लव फॉर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्यार है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो यू कैन से ईज है किसी की, उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते थे। बट डेफिनेशन, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, ये लिखने के लिए नहीं, डेफिनेशन उसकी यही दिया करते थे। डेफिनेशन यही हुआ करती थी कि एनर्जी रिलीज इन एडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी, सब कुछ यही होता था बेटा, एवरीथिंग वाज सेम बट डेफिनेशन वाज सेम, बट नाम उस समय इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखा जाता था। अब सर, अगर इसका नाम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रखा जाता था तो फिर इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में चेंज क्यों किया? क्यों ये टर्म चेंज हुई? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से अभी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों बोला गया? देखो बेटे, इसके दो रीजन थे। रीजन नंबर 1 था
कि बहुत साल पहले तक केमिस्ट्री वाले चोर हुआ करते थे। चोर इन द सेंस कि उनके पास अपनी साइन कन्वेंशन, यानी अपनी साइन कन्वेंशन नहीं थी कि एनर्जी रिलीज के लिए क्या साइन होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब के लिए क्या साइन लगाएंगे, नहीं थी। हम फिजिक्स वाली साइन कन्वेंशन को यूज किया करते थे। ठीक, उस समय हम ये कहा करते थे कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होती है पहली वाली, वो पॉजिटिव होती है, यानी पहला इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हर किसी में लव होता है, हर चीज पहला इलेक्ट्रॉन इजीली लेती है। तो हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 इज पॉजिटिव। और डेफिनेशन में क्या बोलते थे? डेफिनेशन में बोलते थे एनर्जी रिलीज। जब बाद में हम समझदार हुए तो हमें पता चला कि एनर्जी रिलीज के लिए माइनस साइन लगाते हैं, यानी जब हमने अपनी साइन कन्वेंशन बनानी शुरू की तो एनर्जी रिलीज के लिए माइनस साइन लगाते थे, जबकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 जो थी वो तो पॉजिटिव थी। और हमें पता था कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 को हम नेगेटिव साइन देते थे कि एनर्जी इज रिलीज्ड, जबकि इधर पॉजिटिव था, जो कि हमारी साइन कन्वेंशन से उल्टा था। तो इसलिए हमें इसको चेंज करना था, हमें ये नहीं लेना था, क्योंकि हमारी साइन कन्वेंशन से ये उल्टा था। एक बार बोलो, पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी यस लिखना बेटा। यस सर। यस सर हाँ जी बेटे। सर आप प्लीज ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी 1 वाला पॉजिटिव वाली बात एक बार फिर से बता दो। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 का मतलब होता है बेटा कि पहला इलेक्ट्रॉन लेना। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो सब आसानी से ले सकते हैं, जितने भी नॉन मेटल है वो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से ले सकते हैं। तो हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 1 इज पॉजिटिव, ऐसे बोल देते थे। पॉजिटिव यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन हमारी एनर्जी रिलीज का साइन नेगेटिव होना चाहिए। ये बाद में हमें पता चला कि एनर्जी रिलीज तो हम नेगेटिव लेते हैं, इस वजह से बेटा इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। होना क्या चाहिए था? नेगेटिव, लेकिन था क्या? पॉजिटिव। तो एक गलती ये थी बेटा। दूसरी गलती ये थी कि ये निकाला जाता है ऑन एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि 0 केल्विन से इसको हम रिलेट करते हैं। वी रिलेटेड विद द 0 केल्विन, जो कभी भी अचीव नहीं किया जा सकता था। We relate it from 0 केल्विन। 0 केल्विन हम कभी अचीव नहीं कर सकते, सिर्फ रिलेट करते थे इसके साथ। ठीक है, तो यानी ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह की ये थ्योरेटिकल सी बात थी, इसमें प्रैक्टिकली बहुत फर्क था, थ्योरेटिकली बहुत फर्क आता है। तो हमने अभी आज की टर्म में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ले लिया। एक तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 इज नेगेटिव, यानी एनर्जी रिलीज, यहां से समझ में आ रहा है। दूसरी बात, इसके लिए एब्सोल्यूट स्केल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक, हम रूम टेम्परेचर पे भी इसका काम कर सकते थे, इसलिए ये बेटर टर्म थी। और मोर ओवर विद द यू कैन से एडवांसमेंट ऑफ केमिस्ट्री, हम सारे एनर्जी चेंजेस एंथैल्पी की तरह पढ़ने लग गए। सारे एनर्जी चेंजेस एंथैल्पी की तरह पढ़ने लग गए। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को हमने काटा मार दिया। हमने बोला अब से हम इसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नहीं बोलेंगे, अब से हम इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ही बोला करेंगे। बोलो, क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब इन दोनों में जो रिलेशनशिप था, हमने जब इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, रिलेशनशिप तो ये था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को मैं ऐसे लिख देता हूं, -5/2 RT। हमने जब एक्सपेरिमेंटली देखा तो ये रिलेशनशिप इसमें पाया गया कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी निकालनी है, माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -5/2 RT होता है बेटा। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास -5/2 RT, it is very small as compared to very small as compared to इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये इसके मुकाबले बहुत ही छोटी थी। क्यों? क्योंकि बेटा ये वैल्यू जो होती थी ना, ये हम किलो जूल में लेते थे बेटा जी, और ये वैल्यू जो होती थी ना वो बेटे हम जूल में लेते थे। तो दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल होगी तो इट कैन बी नेग्लेक्टेड, तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया।
नेग्लेक्ट करने के बाद हमने पाया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगी, अब से उसको लिखेंगे माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस अप्रोक्सीमेटली सेम, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू उतनी ही रहनी है, सिर्फ साइन का चेंज हो जाना है। वैल्यू उतनी ही रहनी है, सिर्फ साइन का चेंज हो जाना है। जैसे किसी ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 342 किलोजूल पर मोल, 342 किलोजूल पर मोल। तो उससे पूछा कि बताओ फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, तो बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज माइनस 342 किलोजूल पर मोल। यानी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमने सिर्फ साइन का चेंज रखा, वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रखी, क्योंकि हम इस चीज को नेग्लेक्ट कर सकते थे। बोलो बेटे, बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस सर। एई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? AE इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बेटा प्लीज थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन ज्यादा रखा करें, ठीक? कि बार बार हम एक चीज को पूछेंगे बेटा, डिले होगा, सिलेबस ट्रैक होगा, ठीक? तो ये मैं पहले ही बताया कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो उसको AE लिखा है मैंने, ठीक? सो AE इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए शब्द यूज करते हैं, अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो ये और ये दोनों बराबर है, सिर्फ साइन का ही फर्क है। जैसे अगर यहाँ 342 तो यहाँ माइनस 342 लिख दिया, बस फर्क यही रह गया। तो आज हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी टर्म यूज नहीं करते हैं, दो अभी भी पेपर्स में कई टीचर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शब्द से वाकिफ करवाया कि आपको पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पुराने समय में इसको बोलते थे, अभी क्यों नहीं बोलते, ये क्लियर हो जाए। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया बेटा? यस सर। यस ओके, अब एक दूसरी बात समझनी है हमारे को कि ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, ठीक, ये और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये इसमें किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक? देखो बेटा, अब हम पढ़ेंगे किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। द फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड्स। उससे पहले हम ये जरूर बोल सकते हैं कि अगर मेरे को उसका यूनिट देखना होगा तो बेटा यूनिट तो, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट तो किसमें होगा, किलो जूल पर मोल हो सकता है, ठीक? हाँ, एनर्जी हम चार्ज की तरह भी दे सकते हैं, यानी करंट भी पास ऑन करवा सकते हैं। करंट पास करवाएंगे तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में भी लिख सकते हैं, ये भी यूनिट दे सकते हैं हम। समझ में आई? क्लियर? तो यहाँ पे आप बोलोगे सर हमें तो एनर्जी रिलीज मिलती है, बेटे अभी बताऊंगा कहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी लिख सकते हैं या किलो जूल पर मोल, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन हमारे पास, बेसिक यूनिट रहेगी। और एसआई में बेटा हम इसको जूल पर मोल लिख देंगे, जूल्स में निकाल लेंगे, किलो जूल में नहीं निकालेंगे। बोलो क्लियर हो गया ये भी? तो ये था यूनिट्स कैसे लिखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स ऑन विच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिपेंड। मैंने कहा बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत स्वीट टॉपिक है, इजी हो जाने वाला टॉपिक है, पर थोड़ा ध्यान देंगे तभी इजी है, नहीं तो फिर मुश्किल भी आ जाती है इसमें। सबसे पहली बात हम यहां पे बोलेंगे फैक्टर्स ऑन विच इट डिपेंड्स। फैक्टर्स, देखो बेटा फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर हमारे पास रहेगा एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, देखो बेटे अगर साइज छोटा हुआ, अगर साइज छोटा हुआ तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, न्यूक्लियस उतना पास होगा, साइज छोटा तो न्यूक्लियस पास ना। जैसे एक एटम तुम्हारे पास ये है और एक एटम तुम्हारे पास ये है, अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, यहां आ रहा है, इसमें यहां आ रहा है, तो किसके क्लोजर आएगा बेटा, न्यूक्लियस किसका पास होगा, ऑब्वियसली यहां न्यूक्लियस पास होगा और यहां न्यूक्लियस दूर होगा। न्यूक्लियस पास होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से लिया जा सकता है, ठीक? यानी कि
हम ये कह सकते हैं स्मॉलर इज द साइज, स्मॉलर इज द साइज, जितना साइज छोटा होता है, स्मॉलर इज द साइज, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी, और मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यानी जितना छोटा साइज होगा एनर्जी उतनी ज्यादा रिलीज होगी, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो मोर नेगेटिव का मतलब उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होना, मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यानी लव फॉर इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा होगा। यानी है तो एनर्जी रिलीज जितनी ज्यादा उतना इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा, उतनी एनर्जी रिलीज ज्यादा का मतलब उतना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो स्मॉलर इज द साइज, मोर इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलना यस। Yes, sir. Yes, sir. अगर मान लो मेरे पास है क्लोरीन और फिर है मेरे पास ब्रोमीन और फिर है मेरे पास आयोडीन, अब मुझसे पूछा कि किसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है या किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है, किससे एनर्जी रिलीज ज्यादा हो रही है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहां पे क्लोरीन जो होगा उसका साइज छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है देन दैट ऑफ ब्रोमीन और देन दैट ऑफ आयोडीन। तो इट हैज मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी मोर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक है जी, या मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा था, ब्रोमीन का बड़ा था, आयोडीन का उससे भी बड़ा था। बेटे बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑब्वियसली साइज पे बेस्ड था। ठीक, अब दूसरा फैक्टर देखते हैं, फैक्टर नंबर 2। बेटे फैक्टर नंबर 2, आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन खींचना किसको? न्यूक्लियर चार्ज को। आफ्टर ऑल इलेक्ट्रॉन खींचना किसको है? न्यूक्लियर चार्ज को। तो दूसरी बात आ जाती है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है भाई? पॉजिटिव की नेगेटिव? न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है बेटा? पॉजिटिव की नेगेटिव? Positive. अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ज्यादा होगी कि कम? ज्यादा। ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन आसानी से ले लिया जा सकेगा। तो हम बोलेंगे मोर न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, more is nuclear charge, more is electron affinity। ये AE भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? EA भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने। ठीक, तो हमने बोला मोर इज न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या फिर मोर नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उतनी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? ज्यादा नेगेटिव होती है। पर न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज की बात, ठीक, या न्यूक्लियस के चार्ज की बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes. तो देखो बेटे, इस पे क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, और ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता है। ठीक, क्या दो तरह से बोला जा सकता है क्वेश्चन, या तो ऐसा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहले तो पुराने समय में हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोलते थे तो क्वेश्चन वैसे बोल सकते हैं। ठीक, हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट इज पॉजिटिव, जैसे कि आपको बताया था पॉजिटिव, एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड इज नेगेटिव, ठीक है, वाई, यानी पहला इलेक्ट्रॉन लेते समय तो एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज। आजकल की टर्म में ये क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? आजकल की टर्म में बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट इज नेगेटिव, क्योंकि साइन उल्टा होगा ना भाई, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड इज पॉजिटिव।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पहला इलेक्ट्रॉन लेते हुए एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, लेकिन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन लेते हुए एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है। इसका मतलब क्यों ऐसा होता होगा? देखो बेटे, ऑक्सीजन था मेरे पास, ऑक्सीजन ने जब पहला इलेक्ट्रॉन लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लेते हुए उसने O1 नेगेटिव बनाया होगा, तो ऑब्वियसली एनर्जी रिलीज हुई होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी। और मैंने पहले बताया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी से ऑपोजिट साइन देंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होगी। लेकिन जब अगला इलेक्ट्रॉन ये लेगा और O2 नेगेटिव बनाएगा, तो एनर्जी इज टू बी गिवन, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो अगली एनर्जी दोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब मेरे से ये पूछा ऐसा क्यों हुआ भाई, व्हाई इट इज सो? बोलो पहले क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। अब देखो इसका आंसर। अगर बेटे मैं इसमें शुरुआत से Z/E, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, Z/E इज न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, अगर ये देखता हूं तो ऑक्सीजन का Z हमारे पास कितना होता है? 8, इलेक्ट्रॉन भी क्या है? 8, तो वैल्यू हो गई Z/E की 1। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन पहला इलेक्ट्रॉन लेते एनर्जी रिलीज हो सकती। अब इलेक्ट्रॉन में जब इसने पहला ले लिया, उसके बाद इसका Z तो 8 ही रहा, पर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 9। तो यानी न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझ में आई मेरी बात? तो इसका आंसर क्या होगा? आफ्टर टेकिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, आफ्टर टेकिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। After taking first electron, nuclear charge per electron decreases. So, incoming electron feels less force. Incoming electron feels less force. एक बात तो ये हो गई कि अब क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज कम है तो फोर्स कम है। और दूसरी बात ये बेटे देखो, ऑक्सीजन भी नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव, क्या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। हम ये भी बोलेंगे मोर ओवर नेगेटिव आयन रिपेल्स इलेक्ट्रॉन। जो नेगेटिव आयन है दैट विल रिपेल इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी इज टू बी गिवन, energy is to be given to add second electron, यानी पहला इलेक्ट्रॉन देते हुए एनर्जी रिलीज होती है, दूसरे में हमेशा एनर्जी क्या होती है बेटा? हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब होती है दूसरे के से। ठीक, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद हमें यह समझ में आया, जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर गया। अब न्यूक्लियर चार्ज पर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज अगर हो गया है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को फोर्स भी नहीं लगेगी, ऊपर से नेगेटिव चीज नेगेटिव को रिपेल भी करेगी, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लिया नहीं जा सकेगा, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वैल्यू कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। सो एनर्जी इज टू बी गिवन टू ऐड सेकंड इलेक्ट्रॉन, और इसी वजह से बेटा सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी। बोलो बेटा, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो बेटा, इसी पे एक और क्वेश्चन साथ ही में यहां पे देखो, इस पे एक क्वेश्चन और भी ऐसे दिया जा सकता है। कहेंगे फॉर्मेशन ऑफ F नेगेटिव फ्रॉम F is exothermic, whereas formation of O2 negative from O
is endothermic. Is endothermic. Why? क्वेश्चन ध्यान से समझना। कहता है कि जब हमने फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव बनाया, एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन जब आप बोल रहे हो कि ऑक्सीजन से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के O2 नेगेटिव बनाया होगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है? बेटा एक्सोथर्मिक का मतलब होता है कि हमारे पास एनर्जी बाहर रिलीज हुई, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना। तो यहां हमारे पास एनर्जी रिलीज हो रही है, यहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ऐसा क्यों? सेम ही रीजन है। आप बोलोगे इसमें तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, इससे एनर्जी रिलीज होनी ही है। बट इसमें हमारे पास फर्स्ट के बाद सेकंड पार्ट भी आएगा, और सेकंड पार्ट में एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, इसलिए नेट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इस वजह से ये रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। दोबारा बोल रहा हूं कि फ्लोरीन से फ्लोरीन नेगेटिव बनाते हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, तो यहां एनर्जी रिलीज होगी, साइन नेगेटिव ही रहेगा। क्लियर? बट इस चीज में जब हम इधर बात करते हैं, पहले 1 इलेक्ट्रॉन लिया तब तो एनर्जी रिलीज हुई, पर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने से बनेगा, तो सेकंड स्टेप में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, और वो एब्जॉर्ब एनर्जी पहले वाले के मुकाबले ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, इसलिए नेट में इस नेट प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, इसलिए ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव बनाना एंडोथर्मिक होगा। बोलो भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया? Yes, Yes, sir. sir. सर ये जो लास्ट में आपने समझाया है एक बार फिर समझा दीजिए, वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया। बेटे मैंने कहा कि फ्लोरीन से फ्लोराइड नेगेटिव बनाते हुए, क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, एनर्जी रिलीज होगी तो डेल्टा H नेगेटिव होगा। लेकिन बेटा जब हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो पहले ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, वो तो रिलीज होगी, लेकिन दूसरे वाले में ये गेन होगी, और दूसरे वाले स्टेप में जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है वो पहले स्टेप से ज्यादा है, तो नेट इस पूरे स्टेप होने में एनर्जी हमेशा एब्जॉर्ब होती है, इसलिए ऑक्साइड का बनना इज एंडोथर्मिक। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये हो गया बेटा न्यूक्लियर चार्ज। तो दूसरा फैक्टर था न्यूक्लियर चार्ज। क्या ये क्वेश्चन मिटा दूं बेटा नीचे से? Yes, sir. यस सर। अब तीसरा फैक्टर देखते हैं, फैक्टर नंबर 3। फैक्टर नंबर 3 की जहां तक हम बात करें, फैक्टर नंबर 3 इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। अब भाई इलेक्ट्रॉन ले तो ले बंदा, और लेने के बाद अगर रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या आसानी से लेगा? नहीं ना। तो यहां पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन एक और फैक्टर है। सो मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, मोर इज द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक, जितनी इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होती है, लेसर इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और लेस नेगेटिव इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सर इसका मतलब समझाओ। देखो बेटे, अगर हम यहां पे आपको क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात तो की, मान लो मैं हैलोजन में चलता और हैलोजन में मेरे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता, तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना था? एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए था? बेटा फ्लोरीन की ज्यादा, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, तो ऑब्वियसली ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट जब हमने एक्चुअली देखा
तो एक्चुअली फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, बाकी ठीक है, एक्सेप्शन आ गया फ्लोरीन में। ठीक, यानी यहां पर आ गया कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव देन क्लोरीन। ठीक है जी। ऐसा ही हमने पाया ऑक्सीजन की लेस देन सल्फर, बल्कि ऑक्सीजन की अपनी फैमिली में सबसे कम हो जाती है, ऑक्सीजन की अपनी फैमिली में सबसे कम हो जाती है। ऐसा ही हमने पाया नाइट्रोजन फैमिली में, नाइट्रोजन इज लेस देन फास्फोरस। ठीक है जी। अब ये तीन चीजें एक्सप्लेन करनी है कि भैया ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों फास्फोरस से, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन से कम क्यों, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की लेस नेगेटिव देन क्लोरीन क्यों। बेटा फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, दे आर टू स्मॉल, TOO वाला टू, बहुत ज्यादा वाला, तो टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एंटर होता है तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस आ जाती है, टू स्मॉल, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन एंटरिंग फील्स इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, क्योंकि बहुत छोटे साइज में सारे इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे और वो पास पास पड़े होंगे, ऑब्वियसली उसमें रिपल्शन होगी, एक इलेक्ट्रॉन और आएगा उसमें रिपल्शन और ज्यादा हो जाएगी। ऑटोमेटिक सी बात है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन हो जाएगी। बोलो क्लियर है बेटा ये बात? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही ऑक्सीजन के केस में, ऐसे ही बेटा नाइट्रोजन के केस में देखोगे तो ये एक्सेप्शंस को जन्म देने वाली यही चीज है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। बोलो बेटा यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, अब ये मिटा रहा हूं नीचे, ये लिख लो फटाफट से, ये मिटा रहा हूं। लास्ट फैक्टर इसका देख रहे हैं, लास्ट फैक्टर देखो बेटा, लास्ट फैक्टर जब मैं देखूंगा तो अगला फैक्टर मेरे पास आएगा बेटा यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस। ठीक है बेटा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है हमारे पास, ठीक, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, fully filled and half filled are more stable, are more stable, therefore electron affinity is less, or electron gain enthalpy, or electron gain enthalpy is positive। ठीक, यानी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन bears a positive value, फर्स्ट वाली बात ही कर रहा हूं, वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इज आल्सो पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। क्यों भाई? क्योंकि नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, यानी s में 2 इलेक्ट्रॉन बेटे और p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो क्या नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हो गया कि नहीं हो गया? Yes. हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। बोलो समझ में आता है कि नहीं? वैसे नोबल गैसेस हैं, वैसे ही नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस भी जो होती हैं वो फुली फिल्ड होती है। फुली फिल्ड होने की वजह से ऑटोमेटिकली
होता है उतना बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होती है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उतनी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी नेगेटिव होगी। और फ्लोरीन और ऑक्सीजन, फ्लोरीन इज लेस देन फ्लोरीन, ठीक, ऑक्सीजन इज लेस देन सल्फर एंड नाइट्रोजन इज लेस देन फॉस्फोरस। इसका रीजन है कि अगर साइज बहुत ही छोटा हुआ तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ जाएंगी। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल बेटे, तो ज्यादा स्टेबल होने से वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, तो इनको इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तब इलेक्ट्रॉन लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। बोलो बेटे, ये सारा कुछ क्लियर हुआ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. मिटा दो बच्चों। Yes, sir. ना, अब अगली बात करेंगे बेटा। बेटे आगे देखते हैं। अब अगली बात हमारे पास क्या आती है? नेक्स्ट बात हमारे पास आती है पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड कि पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, ठीक, पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है। हम जनरल ट्रेंड की बात करेंगे, एक्सेप्शन तो पढ़नी है ना, जनरल ट्रेंड की बात करेंगे। देखो बेटे, अगर हम पीरियड में जाते हैं तो पीरियड में साइज छोटा होता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता रहता है। सो ऑब्वियसली पीरियड में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज करेगी, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटे डिक्रीज करेगी, मोर नेगेटिव होगी, मोर नेगेटिव। तो ऐसे बोलेंगे पीरियड में जाते इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती चले जाएगी। और रही बात ग्रुप में, बेटे ग्रुप में साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक सी बात है इलेक्ट्रॉन टाइटली खींचेंगे नहीं, तो साइज बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव। ठीक है जी, पीरियड में हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़नी चाहिए क्योंकि साइज छोटा होता है और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ग्रुप में हमारे पास साइज बढ़ता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होनी चाहिए। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड होना चाहिए, बेसिकली सिंपल पीरियोडिक ट्रेंड। बोलो क्लियर और नॉट? सर ग्रुप वाला एक बार दोबारा समझा दो। बेटे ग्रुप में साइज बढ़ेगा तो आपको पढ़ा तो दिया ना कि साइज अगर बढ़ा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम हो जाएगी, साइज बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन दूर होगा। क्लियर? यस सर। नाउ नेक्स्ट बात देखेंगे बेटे अपन। अगली बात हमारे पास आती है पीरियोडिक ट्रेंड्स में एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस इन जनरल ट्रेंड। जो जनरल ट्रेंड है उसमें एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। तो पहले तो हम पीरियड में चलेंगे, एक पीरियड में, इन पीरियड। देखो बेटे, पहली बात तो ये समझ लो कि ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो टर्म है ना, ये नॉन मेटल्स के लिए ही वैलिड है बेसिकली। क्या कभी मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटा? क्या कभी सोडियम ने वह इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम 1 नेगेटिव बनाया क्या? नहीं बनाते हैं ना। तो मेटल्स के लिए एक्चुअली ये टर्म यूज नहीं होती, दो इसकी वैल्यूज दी जा सकती है बहुत कम कम वाली, बट एक्चुअली हम ये बोलेंगे मेटल्स इलेक्ट्रॉन नहीं लेते हैं बेटा, ठीक। इसलिए मेटल के लिए टर्म नहीं होती, ये होती नॉन मेटल के लिए, इसलिए इसमें मेटल्स को डिस्कस करना ही नहीं। पीरियड में मान लो एक पीरियड ले लिया, बोरोन, कार्बन,
नाइट्रोजन, ठीक है जी, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये एक पीरियड मैंने ले लिया है, ठीक है जी। अब इस पीरियड में बेटे अगर मैं एक्सपेक्टेड ट्रेंड बनाऊं, एक्सपेक्टेड ट्रेंड, तो आपको पता पीरियड में क्या होना चाहिए, बढ़नी चाहिए, तो ट्रेंड ये होना चाहिए, दिस इज एक्सपेक्टेड ट्रेंड, ठीक। बट एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है, ताकि हमें एक्सेप्शन समझ में आ सके। एक्चुअली बोरोन is less than carbon, carbon is more than nitrogen, nitrogen is less than oxygen, oxygen will be less than fluorine, and नोबल गैसेस तो वैसे ही कम होंगी। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का है, यानी यहां पे दो एक्सेप्शन हमें दिख रही है, ठीक। क्या, एक तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों हुई, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस, यहां तक कि इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव, यानी इसको एनर्जी देनी पड़ती है। वहीं पर नियोन की बात आई, नियोन में भी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बेटा जीरो बोल देंगे, नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो, नो अफिनिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ये एक और फर्क है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं लेते उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जीरो होती है, ठीक। और वहीं पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वो भी पॉजिटिव है। अब ऐसा क्यों है, बात ही बहुत सिंपल है, नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 1s2 2s2 2p3, अभी आपको बताया लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के, वही बात यहां पे दोबारा होगी कि हमारे पास नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन ये है and this is half filled, as it is half filled and more stable, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, ठीक, ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन डालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या तो पॉजिटिव हो जाती है या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस हो जाती है। बोलो बेटे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। एक्सक्यूज और मी सर, वहीं पे नोबल गैसेस जो हैं, ठीक, नोबल गैसेस जो हैं, एक्सक्यूज मी सर, जी बेटे, सर कोई स्टूडेंट आपके नाम से ज्वाइन कर रहा था अभी, जिसने अभी अपना नाम चेंज करके आस्था रख लिया, तो वो चैट के अंदर लिख रहा था प्लीज टर्न ऑन योर कैमरास। देखो बेटा इन लोगों को घर पे सिखाया ही जाता है ना, इनके माँ बाप इनको यही सिखाते हैं कि दूसरों को परेशान करो, तंग करो, ठीक है ना बेटा। तो जिस घर से जैसे बच्चा बिलोंग करता है वैसी हरकतें करता है, तो डोंट वरी, तुम पढ़ो, है ना बेटा, तुम परेशान मत होना, जब तक मैं यहाँ से नहीं बोलूंगा तब तक तुम कोई चीज नहीं करना, कोई जो मर्जी बोलता रहे, ठीक है ना। मैं चैट पे नहीं देता हूँ कभी भी लिख के, वो आपको पता चली गया, जैसे मतलब चैट पे आपको लिखा हुआ है, आपने फटाफट समझ लिया कि भाई सर तो बोल नहीं सकते, कि सर तो बोल रहे हैं, सर कैसे लिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई भी लिखेगा तो समझ लेना उनकी परवरिश ऐसी, ठीक। ओके सो सर। डोंट वरी, ठीक। हम किस किस को रोकेंगे, कब कब रोकेंगे, भाड़ में जाने दो यार, ठीक। सो नेक्स्ट बात करते हैं ये वाली, ठीक। अब यहाँ पे हम जब बात करेंगे तो यहाँ हम बोलेंगे नोबल गैसेस जो है वो फुली फिल्ड है, नोबल गैस जो है वो फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है इसलिए ज्यादा स्टेबल है, इसलिए ज्यादा स्टेबल है तो ऑटोमेटिकली ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये हमारे पास मोर स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगी इसलिए पॉजिटिव होगी। तो बेटा ग्रुप के पीरियड के ट्रेंड में यही दो एक्सेप्शन हमें देखने में मिलती हैं, नाइट्रोजन और नोबल गैसेस। बोलो क्लियर मेरे सारे बच्चे? सर ये ट्रेंड नाइट्रोजन फैमिली के लिए होगा? नहीं सिर्फ नाइट्रोजन के लिए है बेटा ये, ओके सर।
ठीक, नाइट्रोजन ऑब्वियसली नाइट्रोजन फैमिली की कार्बन फैमिली से हमेशा कम होगी, क्योंकि सारी तो हाफ फिल्ड होंगे ना बेटा। वो तो है ही है कि पूरी की पूरी हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली ठीक इज लेस देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन फैमिली। ठीक है जी, क्लियर? ठीक, अब चलो आगे बेटे जी। ये तो हमने एक्चुअल ट्रेंड की बात कर दी। ठीक, एक्चुअली क्या ट्रेंड है वो समझ में आ गया हमारे को, तो आई डोंट थिंक सो कोई दिक्कत इसमें ज्यादा होने वाली है। ठीक, ये एक्सेप्शन आ गई पीरियड में। अब चलते हैं बेटा ग्रुप में। देखो ग्रुप में कई जगह पे एक्सेप्शन हमें देखने में मिलती है। इसमें इस नंबर ऑफ एक्सेप्शंस इन ग्रुप, मिटा दो इसको। Yes, So please wait for a minute. I'm still noting it down. You can do that बेटा। So I have noted it down. Thank you, sir. So next thing is in period, exception in groups. Exception in group, तीन मेजर एक्सेप्शंस की यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो पहले देखो बेटे कर सब पूछ चुके हैं, हम तीन फैमिलीज की यहाँ पे करेंगे। एक तो आएगा नाइट्रोजन फैमिली, न्यूज़पेपर आज सब बिकेगा। ठीक, दूसरी बात होगी बेटे हमारे पास ऑक्सीजन फैमिली, उस से टेपो। ठीक, उसके बाद होगी हेलोजन, फिर कल बाहर आई आत्मा। ठीक, अपन सिर्फ नॉन मेटल लिख के चल रहे इसलिए आगे लिखा नहीं। ठीक, अब देखो बेटे हमारे पास अगर एक्सपेक्टेड ट्रेंड्स की बात करो, पहले एक्सपेक्टेड लिखते होते हैं, तो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए, एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए क्योंकि डाउन टू द ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होनी चाहिए, लेस नेगेटिव होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसके एक्चुअल ट्रेंड्स की बात करते हैं, एक्चुअल ट्रेंड्स की बात करते हैं, तो एक्चुअल ट्रेंड्स में हमारे पास नाइट्रोजन is less than phosphorus, which is more than arsenic, which is more than antimony, which is more than bismuth. Even हम ये बोल सकते हैं नाइट्रोजन एकमात्र है जिसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, बाकियों की एटलीस्ट नेगेटिव तो है ही है। ठीक, और नीचे जाते कम हो रही है। वैसे नाइट्रोजन फैमिली की बहुत लेस नेगेटिव होती है क्योंकि हाफ फिल्ड फैमिली होती है। ठीक, सिमिलरली यहां पे जो ट्रेंड आता है सल्फर इज मोर देन सिलीनियम, मोर देन टेलुरियम। बेटा पोलोनियम ना ही ले तो ठीक है क्योंकि मेटल लेने नहीं ना। ठीक, और टेलुरियम के बाद जाके ऑक्सीजन, बल्कि मैं टेलुरियम भी ना लूं, ठीक है, क्योंकि टेलुरियम भी एक्चुअली मेटल होता है, पर चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे लिखते हैं। यानी ऑक्सीजन की लीस्ट हो जाती है, लीस्ट नेगेटिव। ठीक, और यहां पे फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, लेस देन ब्रोमीन, लेस देन क्लोरीन which is more than bromine, which is more than iodine। ठीक है बच्चे, अब इसका रीजन आपको बता ही चुका हूं, क्या होगा, टू स्मॉल, therefore इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस। ठीक, टू स्मॉल इंटर electronic repulsions are there। ठीक है जी, सिमिलरली ऑक्सीजन, सिमिलरली फ्लोरीन। बोलो बेटे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
जल्दी बोलो बच्चे, शाबाश। Yes, sir. वेरी गुड, क्लियर हो गया तुम लोगों को, बहुत अच्छी बात है। देखो बेटे, अब यहां पर ये तो एक्सेप्शन, लेकिन कुछ साल पहले सीबीएसई पीएमटी में एक क्वेश्चन आया। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is incorrect? Which of the following is incorrect? हमारे पास कौन सी चीज इनकरेक्ट है? एक क्वेश्चन आया हमारे पास, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, विच इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है जी, और यहां लिखा आयनाइजेशन एंथैल्पी। बी दिया फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। इधर लिखा इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सी दिया हमारे पास फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन आयोडीन। यहां लिखा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है जी, और वहीं पर डी की बात करते हैं, तो डी में हमारे पास फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, ठीक, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन आयोडीन। यहां दिया ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और बेटे हमसे पूछा था कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, हमसे पूछा था इसमें इनकरेक्ट कौन सा है। ठीक है जी, देखो बेटा, सबसे पहली बात ये बिल्कुल करेक्ट है, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एंथैल्पी इज मोर देन दैट ऑफ क्लोरीन। ये बिल्कुल करेक्ट है, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। तो पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में शोर मच गया, ये दो आंसर है, ये क्वेश्चन गलत है, इसमें दो आंसर है। नहीं बेटा, आंसर इसमें एक ही था, वो था ये, फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, एक्चुअली बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE। व्हाट इज BDE? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। BDE का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, इवन इट इज लेस देन ब्रोमीन। ठीक है जी, तो ये ऑर्डर बिल्कुल गलत था, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत था। फ्लोरीन की कम होनी चाहिए, क्यों? देखो बेटे, जब दो फ्लोरीन आपस में जुड़ते हैं, जब दो फ्लोरीन आपस में जुड़ते हैं, तो ये तो उसके शेयर्ड पेयर हैं, और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एक तो बेटा हमारे पास शेयर हो गया, बाकी 6 एज इट इज रह गए। ऐसे ही क्लोरीन में भी होगा। ठीक, बट होता क्या कि फ्लोरीन इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इनको लोन पेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन पेयर्स। जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको लोन पेयर्स बोलते हैं। इसमें रिपल्शन होंगी, रिपल्शन होगी तो ये बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाएगा, ये बॉन्ड आसानी से टूटता है, जबकि यहां दूर होने की वजह से रिपल्शन नहीं होती। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है बहुत पास आ जाते हैं, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है, और उस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड वीक हो जाता है, तोड़ना इजी हो जाता है। इसलिए ये तो इनकरेक्ट है ही। ठीक, पर लोगों ने कहा ये भी इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि उनके टीचर ने ये पढ़ाया हुआ था कि फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ठीक है बच्चे, क्लियर? तो लोगों ने ये भी आंसर देने की कोशिश की, कईयों ने तो आंसर ये दिया व्हिच इज अटरली बटरली रॉन्ग। क्योंकि बेटा यहां ध्यान दो, यहां F2 लिखा है और यहां F लिखा है,
तो एक बात तुम्हें समझा रहा हूं, बुक में नहीं होती। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, but electron affinity of F2 is more than Cl2. सर ये बात समझ नहीं आई। देखो बेटा, ये सही है कि जब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है और F नेगेटिव बनाता है तो यहां एनर्जी का रिलीज थोड़ा लेस होता है, और क्लोरीन में यही एनर्जी का रिलीज ज्यादा होता है। उसका रीजन हमने ये पढ़ लिया कि साइज ऑफ फ्लोरीन इज टू स्मॉल। बट जब F2 को इलेक्ट्रॉन लेना होता है तो हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन ये थी कि एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। वी हैड आइसोलेटेड गैसियस एटम, वेदर दिस इज आइसोलेटेड बेटे, तो फर्स्ट आपको फ्लोरीन को तोड़ना होगा, ठीक, इसको तोड़ना होगा और उसमें लगेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लोरीन को भी तोड़ना होगा, उसके बॉन्ड को तोड़ना होगा, उसमें भी लगेगी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एनर्जी, और वो एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड है, ये एब्जॉर्ब्ड है, ये रिलीज है, ये रिलीज है। ये मान लेते हैं कि सेकंड स्टेप में एनर्जी यहां रिलीज कम है तो फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्ब भी कम है, तो हम दोनों स्टेप में नेट अगर देखें, अगर इस स्टेप में एनर्जी रिलीज कम है तो इसमें एब्जॉर्ब भी कम थी यार, अगर इसमें रिलीज ज्यादा है तो इसमें एब्जॉर्ब भी ज्यादा हो रही थी। तो इस नेट प्रोसेस में, इन नेट प्रोसेस ये पूरा यहां से लेके यहां तक पूरा प्रोसेस, इन नेट प्रोसेस energy released by fluorine is more, ठीक, क्यों? यहां एनर्जी भले थोड़ी कम हो गई बट यहां एब्जॉर्ब भी कम हुई, तो नेट में ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा और ये कम एनर्जी रिलीज करेगा, इसलिए ये वाला ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। बोलो बच्चे, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसको नहीं आया हो वो पूछ सकता है राइट नाउ। सर प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं बिल्कुल कर देता हूं बेटा, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं बच्चे को। देखो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो यहाँ एनर्जी रिलीज कम हुई पर यहाँ एब्जॉर्ब भी कम हुई, लेट कुछ वैल्यूज लेके चलते हैं, ऐसी उलझुल वैल्यूज, ठीक, मान लो इसकी वैल्यू मैंने ले ली, यहाँ -242 था, मान लेते हैं -242, और इसकी बॉन्ड एनर्जी मान लेते हैं ये +200 है, इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी, मान लो ये +300 है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी, मान लो ये -320 है, इसके मुकाबले यहाँ एनर्जी रिलीज ज्यादा, इसके मुकाबले यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब ज्यादा, तो नेट प्रोसेस में यहाँ एनर्जी का चेंज कितना आया? +200 -42, आंसर आया -42। यहां आया +300 -320, आंसर आया -20। तो कहां एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई बेटा? यही ज्यादा रिलीज हुई ना, तो ये प्रोसेस में एनर्जी रिलीज ज्यादा है, इसलिए ये प्रोसेस इजी है, ये प्रोसेस मुश्किल है। क्यों? फर्स्ट स्टेप में, अगर सेकंड स्टेप में एनर्जी रिलीज यहां कम थी तो फर्स्ट में एब्जॉर्ब भी कम थी, तो नेट दोनों प्रोसेस में फ्लोरीन के केस में एनर्जी रिलीज ज्यादा होती है, क्लोरीन के केस में एनर्जी रिलीज कम होती है। इस वजह से फ्लोरीन का फ्लोराइड बनना इजी है, क्लोरीन का क्लोराइड बनना मुश्किल है। बोलो क्लियर? यस सर। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों, हमने ये पढ़ने की कोशिश की एक्सेप्शंस क्या क्या है। Excuse तो me, बेटा sir. फटाफट से, हाँ जी बेटा, आराध्या क्या पूछना चाह रहे हैं? सर हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन तो नहीं देखना ना कि -42 छोटा होना चाहिए? मतलब
नहीं, नेगेटिव साइन तो बेटा, ये तो नेगेटिव साइन तो सिर्फ ये बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है कि एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, अब देखो एक बात सोचो, मैंने आपको बताया आज के दिन क्या क्या करवाया, अभी इसके क्वेश्चन करवाते हैं, पर उससे पहले मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन अफिनिटी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों में से कौन सी चीज हम क्यों लेते हैं, आज हम क्या ले रहे हैं, ठीक, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उसका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है और उसमें एक्सेप्शंस क्या क्या है। सो उम्मीद करता हूं ये सारा कुछ क्लियर हो गया। नाउ अब हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड सो। क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ठीक, क्वेश्चंस ऑन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पहली तरह का क्वेश्चन जो मैं तुम्हारे साथ ले रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है, ये डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन, देखो बेटे, ये क्वेश्चन हमें ऐसे दिया कि हमें कुछ एलिमेंट्स दे दिए ए बी सी डी ई, यहां आयनाइजेशन एनर्जी 1 दे दी, यहां आयनाइजेशन एनर्जी 2 दे दी, यहां आयनाइजेशन एनर्जी 3 दे दी, और यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे दी, ठीक है जी। हमें बोला इसकी वैल्यू 520 है, यहां 1890 है, यहां 2670 है, और यहां -48 है, ठीक है जी। इसकी वैल्यू 1020 है, ठीक, यहां की वैल्यू 1940 है, और यहां की वैल्यू 3560 है, और ये यहां पे -27 दे रखा है, 142 है, और यहां की वैल्यू में से और यहां जो वैल्यू है वो मान लेते हैं 3770 है, और यहां -342 लिखा है। सिमिलरली यहां पे हमारे पास 1643 है, ठीक, ये वैल्यू 2780 है, और ये वैल्यू 4001 है, और ये है। यहां पे वैल्यू 2423 है, ठीक, यहां पे वैल्यू 3770 है, यहां पे वैल्यू 5400 है, और यहां वैल्यू +48 है, ठीक। ये हमें डाटा दिया है और कुछ क्वेश्चन दिए, बोला मोस्ट रिएक्टिव मेटल, मोस्ट रिएक्टिव मेटल बताओ। क्वेश्चन है फाइंड मोस्ट रिएक्टिव मेटल आउट ऑफ दिस, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है नोबल गैस, क्वेश्चन नंबर अगला है लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, और उससे अगला क्वेश्चन हमारे पास है बेटा यहां पर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड्स व्हेन A reacts with oxygen
and V reacts with क्लोरीन। ठीक है जी, अब हम सारे के सारे डाटा इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, सब के सब डाटा इंटरप्रेट करेंगे। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले हमें समझना है कि इनमें से मेटल कौन और इनमें से नॉन मेटल कौन। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो पहले हम देखेंगे मेटल कौन, नॉन मेटल कौन। बेटा, मेटल को देखने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी देखोगे, नॉन मेटल को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखोगे। मैंने पिछली बार बताया था कि मेटल वो होते हैं जिनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी लेस देन और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1000 होती है। ठीक, ऑब्वियसली ये और ये दोनों की लगभग 1000 के, ये 1000 से नीचे 1000 के करीब, तो ये भी मेटल है और ये भी मेटल है। ठीक, और नॉन मेटल उसको बोलेंगे, नॉन मेटल उसको बोलेंगे जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी नेगेटिव होगी, मच नेगेटिव होगी। ठीक, हम यहां देख रहे हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, तो ये भी नॉन मेटल है और दूसरे वाला भी नॉन मेटल है। ये दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों नॉन मेटल हैं। और रही बात लास्टली, अगर मैं इसकी बात करूंगा, नोबल गैस जो होती है, नोबल गैस उसको बोलते हैं जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई मोर देन 2000, ये देख रहे हो, तो ये नोबल गैस हो गई। यानी तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमें सबसे पहले मिल जाए कि नोबल गैस कौन सी, हमने बोला ई इज नोबल गैस। अब बात आती है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। मेटल दो थे, मोस्ट रिएक्टिव जो आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन वो देगा जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम किसकी, ए की, इसलिए इसका आंसर हो गया ए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, अब मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, नॉन मेटल वो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव होनी चाहिए। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नॉन मेटल ये थे, सबसे ज्यादा नेगेटिव इसमें थी, तो आंसर मस्ट बी सी ओवर हियर। तो बेटा ये भी समझ में आ गया, इन दो नॉन मेटल में से जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव है वो बेटे हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 सबसे छोटी है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। नोबल गैस हमें पता चल गया। अब लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, देखो बेटा, नॉन मेटल वो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम हो। ये दोनों थे, ये दो थे, और इसकी कम है, इसकी ज्यादा है, तो आंसर अकॉर्डिंगली इज डी। बोलो समझ में आया? Yes, sir. जल्दी बोलो, जल्दी। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. यस सर। पर बेटा एक बात तुम्हें क्लियर कर दूं, दो एनसीईआरटी इस आंसर को बोलती है बट दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? बेटा नोबल गैसेस भी तो नॉन मेटल होती है। एनसीईआरटी भूल ही जाती है कि नोबल गैस नॉन मेटल होती है, मतलब इस क्वेश्चन को करते हुए, इसलिए इसका आंसर बेटे मेरे हिसाब से आना चाहिए था ई, क्योंकि नोबल गैसेस नॉन मेटल तो है ही है और वो लीस्ट रिएक्टिव है, तो इस हिसाब से मेरे लिए आंसर ई आना चाहिए। ठीक, एनसीईआरटी इसको डी देती है बट वो गलत बात है। नोबल गैस तो नॉन मेटल होता ही है और वो लीस्ट रिएक्टिव है ही, तो वो आंसर आना चाहिए। अब देखो बेटे अगला क्वेश्चन, फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ए एंड ओ। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हमें पता है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो जी। तो अगर ये क्वेश्चन आता है फिर कौन सा करेंगे, डी ही करेंगे एनसीईआरटी आप के अकॉर्डिंग? क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको क्वेश्चन में वो आंसर नंबर नहीं देते टीचर तो आप बोलेंगे प्रूव दैट कि नोबल गैस इज नॉट अ नॉन मेटल।
तो अपने आप नंबर देंगे बेटा। समझ में आई बात? यस सर। अब देखो मेरे बच्चे, अगला था हमारे पास फॉर्मूला बनाना। उसके लिए ए की वैलेंसी चाहिए। वैलेंसी निकालना पिछली बार सिखाई थी। हम देखेंगे यहां जंप किसमें सबसे ज्यादा है। हमने देखा यहां जंप ज्यादा है, तो ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद दूसरा देना मुश्किल है, इसलिए इसकी वैलेंसी 1 है। ये पिछली बार भी करवाया था तुमने। अब इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई, आंसर बन जाएगा A2O। तो इसका आंसर आ गया A2O। वहीं पर B और Cl, देखो जी Cl की वैलेंसी तो पता ही है कि 1 होती है। अब मेरे को B की वैलेंसी चाहिए, तो यहां से यहां का फर्क है 900 कुछ, यहां से यहां बहुत ज्यादा, यानी यहां ज्यादा डिफरेंस है। तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तीसरा नहीं दे सकता, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। ठीक, अब इसको भी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा BCl2। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सो दिस वाज डाटा इंटरप्रिटेशन। तो ऐसे करके बेटा डाटा बेस्ड क्वेश्चन हमारे को आ सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन आ सकती है। और उम्मीद ये भी करता हूं कि तुम्हें क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बेटे मिटा दूं ये क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जैसे आपने एक दिन बताया था कि हमें कभी भी कंपटीशन में हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, उसमें चाहे इवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भी दी है। बेटे कंपटीशन में इस तरह का क्वेश्चन वो कभी भी गलत नहीं देंगे, ये स्कूल टीचर गलत दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन इस तरह से तो डाला नहीं हुआ ना, उसके ऊपर बेस्ड बनाया जाता है। क्लियर हो गई बात? यस सर। आगे चलो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमें ये कहा जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज रिलीज्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज रिलीज्ड। किसमें एनर्जी रिलीज होगी? ठीक, A प्रोसेस दिया M is changing into M1 positive and electron is given. B दिया M1 negative taking 1 electron changing into M2 negative. चौथा दिया M taking 1 electron changing into M1 negative. ठीक है जी। और D दे दिया M1 positive is changing into M2 positive giving 1 electron. ठीक, किसमें एनर्जी रिलीज हो रही है? देखो बेटा, दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना बेटा? आयनाइजेशन हो रही है तो यहां तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब। दिस इज सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन ले चुका है और अब दूसरा ले रहा है, तो सेकंड में हमेशा पॉजिटिव होती है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब। लेकिन दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, सो यहां पे एनर्जी इज रिलीज्ड। एंड दिस इज अगेन आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 व्हिच इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब। तो मेरे प्यारे बच्चों, आंसर आपके सामने चीखता हुआ बोला कि मैं और मैं। बोलो क्लियर और नॉट? Yes, sir. अगली बात, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमें कह दिया गया इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ M1 positive is 520 kilojoule. What is the ionization enthalpy of M? हमें बोला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है
यानी m ने जब एनर्जी को, जब इलेक्ट्रॉन को लिया तो m बना, यहां पे डेल्टा H इस प्रोसेस का डेल्टा EGH वो -520 है। ऊपर माइनस लिखा नहीं है, वो अंडरस्टूड होता है, अदरवाइज दिया भी हो सकता है। और हमसे पूछा है हमें मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसका डेल्टा H यानी इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है। अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि ये वाला प्रोसेस इसका जस्ट उल्टा है कि नहीं? तो अगर जस्ट उल्टा है तो क्या मतलब हुआ? एनर्जी उतनी रहेगी, साइन का ही फर्क होगा, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 520 किलो जूल। सिर्फ साइन नेगेटिव की जगह क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, वैल्यू उतनी ही रहेगी। बोलो क्लियर? जल्दी बोलो, जल्दी यार। So sir, can we say that ionization affinity is equal to ionization energy? Sorry, electron No, affinity. you cannot. आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक ऐसे बोल सकते हो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी ऑफ any element is minus of electron gain enthalpy of its cation। उसके कटायन की, यहां पे देखो ना, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये इसके कटायन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। समझ में आई बात कि नहीं? Yes sir, thank you sir. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम। ए दे दिया Na1 पॉजिटिव, बी दे दिया फ्लोरीन, सी दे दिया ऑक्सीजन, डी दे दिया या नाइट्रोजन, और डी दे दिया या नियोन ले लो, और डी दे दिया O1 नेगेटिव। ठीक, और हमसे क्या पूछा है? आई थिंक सो थोड़ा नेटवर्क का इशू है, लेट मी डू इट करेक्ट। तो देखो बेटे, अब ये हमारे पास ऑप्शन है, बोला किसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव है, जहां इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। तो बेटा देखो, करने वाले बच्चे फ्लोरीन कर देंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे, आप इसका आंसर देंगे सोडियम। क्यों भाई? सोडियम 1 पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज वाला तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा कि नहीं लेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज्यादा होगी कि नहीं होगी? बोलो बेटे। Yes, sir. तो ऑब्वियसली ऐसे जिस पे पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा, ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेगा। हाँ, अगर पॉजिटिव नहीं होता फिर आप अपने पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड देखते, और बाकी पीरियोडिक टेबल से बेस्ड क्वेश्चन, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा किसकी कम, वो पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन समझ में आ गए और सारा थ्योरी समझ में आ गया। बोलो आया कि नहीं? यस और नो? Yes sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटे जी। सर एक छोटी सी चीज में कंफ्यूजन हो रही थी कि जैसे यहाँ पे फ्लोरीन लिखा है, तो जब ऊपर पावर में कुछ नहीं लिखा तो हम +1 ही मानते हैं ना उसको? तो ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ थोड़ी है
केमिस्ट्री में थोड़ी मान लेते +1, वो तो चार्ज हो गया तेरे पास, ये तो तूने चार्ज और अनचार्ज को सेम ले लिया। ऐसे थोड़ी होता है, अगर मैं इधर कुछ नहीं लिखूंगा तो इसका मतलब क्या सोडियम और सोडियम 1 पॉजिटिव सेम होगा? ऐसा तो नहीं होता। ठीक, हमारे पास यहाँ चार्ज आएगा तो हमारे पास होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बता रहे हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं? yes sir. So this is it for today.